नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बटनेर आईएएस में। हमने लास्ट क्लास में एक टॉपिक स्टार्ट किया था, काउंटिंग फिगर्स, आकृतियों की गणना। आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। और कल आपको जहां पे कल की क्लास हमने खत्म की थी वहां 2 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे और कहा गया था कि दोनों क्वेश्चंस में त्रिभुजों की गणना करनी थी। एक आपको स्टार बनाकर दिया गया था और दूसरी आकृति कुछ ऐसी नजर आ रही थी। आइए चेक करते हैं कि इनमें क्या आंसर आना चाहिए। और इन क्वेश्चंस के कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट करके आंसर भी दिया है। मैं उन स्टूडेंट्स का नाम लेना चाहूंगा जिन लोगों ने इसके आंसर्स दिए हैं। जैसे एक कमेंट आया हुआ है निशा चौकर के नाम से, जिन्होंने आंसर दिया है 14 और 56। फिर एक कमेंट आया हुआ है हमारे पास तेजाराम कुमावत जी का, जिन्होंने 10 और 56 आंसर दिया है, 10 और 60 आंसर दिया हुआ है। अविनाश जी का आंसर आया हुआ है, हाशिम खुरान जी का आंसर आया हुआ है, संतोष यादव जी का आंसर आया हुआ है। तो कुछ स्टूडेंट्स ने हमारे को इसके आंसर्स भी भेजे हैं। आइए चेक करते हैं कि इन दोनों क्वेश्चंस के परफेक्ट आंसर थे क्या। पहले प्रश्न की अगर बात करें तो स्टार जब भी कभी आपको दिखाई दे, एक स्टार में 10 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, 10 त्रिभुज बनते हैं और इसका परफेक्ट आंसर था 60। चलिए चेक करते हैं कि अब ये नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आएंगे कैसे, अगर गिनना पड़े तो कैसे गिने जाएंगे। सबसे पहले मैंने नंबरिंग लगाई 1 2 3 4 एंड 5। गिनने का तरीका, हम सबसे पहले क्या करेंगे, सिंगल ट्रायंगल्स को काउंट करेंगे। सिंगल ट्रायंगल्स को काउंट किया तो 5 त्रिभुज मेरे पास नजर आ रहे हैं। अब इसके बाद मैं ये देखता हूं कि क्या कोई 2 त्रिभुज मिलकर किसी एक त्रिभुज को बना रहे हैं। मैंने पहले त्रिभुज से स्टार्ट किया और मैंने जब पहले त्रिभुज से इसको स्टार्ट किया तो देखिएगा आप, पहले को और इधर तीसरे को मिलाकर एक त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मैंने लिख दिया 1 और 3। फिर मैं गया दूसरे के पास। अगर दूसरे से काउंट करना प्रारंभ करें तो देखिए इस तरह से, यानी दूसरे को और चौथे को मिलाकर एक त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर मैं गया तीसरे के पास। अगर मैं तीसरे त्रिभुज से स्टार्ट करता हूं तो मेरे पास इस तरह का एक त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि तीसरे और पांचवें को मिलाकर एक त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं 4 नंबर पे जाता हूं तो देखिए 4 नंबर पे मेरे पास क्या दिखाई दे रहा है, पहला और चौथा त्रिभुज मिलकर एक त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं 5 नंबर पे जाता हूं तो 5 नंबर पे ध्यान दीजिएगा, 5 नंबर से मेरे पास एक त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे रहा है, दूसरे को और पांचवें को मिलाकर। तो पहले मैंने सिंगल त्रिभुज को गिना। सिंगल त्रिभुज गिनने के बाद आप ये देखिएगा कि क्या कोई 2 त्रिभुज मिलकर किसी एक त्रिभुज को बना रहे हैं। पहले को और तीसरे को जोड़िएगा, एक त्रिभुज बनेगा। दूसरे को और चौथे को जोड़ेगा, एक त्रिभुज बनेगा। तीसरे को और पांचवें को जोड़िए, फिर से एक त्रिभुज बनेगा। पहले और चौथे को जोड़िए, एक त्रिभुज बनेगा। इसके बाद दूसरे को और पांचवें को जोड़ेंगे तो एक त्रिभुज बनेगा। 5 सिंगल और 5 अगर मेरे पास डबल त्रिभुज हैं तो कुल त्रिभुजों की संख्या इसमें क्या होगी, 10। या फिर इस आकृति को आप याद भी रख सकते हैं कि जब भी कभी इस प्रकार का स्टार बना हुआ नजर आए, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल फिक्स हैं कि इसमें दिए गए त्रिभुजों की संख्या 10 होगी। दूसरे प्रश्न में एक आकृति नजर आ रही है, जैसी आकृति ऊपर की ओर है वैसी आकृति हमें नीचे की ओर नजर आ रही है। तो इसमें जब त्रिभुजों की गिनती की जाएगी तो मैं सिर्फ और सिर्फ ऊपर के त्रिभुजों को गिनकर उसका डबल कर दूंगा, क्योंकि जैसी आकृति ऊपर है वैसी आकृति नीचे की ओर दिखाई दे रही है। तो अगर इसमें जो त्रिभुज मान लीजिए 20 बने तो उत्तर 40 लिखा जाएगा, 30 बने तो उत्तर 60 लिखा जाएगा, क्योंकि जितने त्रिभुज ऊपर की ओर उतने ही त्रिभुज उसके नीचे की ओर दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए उसका डबल कर दिया जाएगा। आइए गिनते हैं। और हमने ये बात कल की थी कि अगर इसकी बात की जाए, जब 8 और 8 वाले त्रिभुजों की आकृति के साथ एक 8 त्रिभुजों वाली आकृति जोड़ दी जाती है तो कुल त्रिभुजों की संख्या 18 बनती है। 18 तक के त्रिभुज में एक बार साइड में रखता हूं, जो सिर्फ इस बीच वाली आकृति में। इसके बाद ध्यान दीजिए कौन सी आकृति हमें और त्रिभुज देंगी। एक ऐसी आकृति सिर्फ दिखाई दे रही है, 2। फिर देखिएगा ये इतनी आकृति, 3 बिल्कुल सेम आकृति इधर भी दिखाई देगी, 4 त्रिभुज हम और गिन चुके हैं 18 के बाद। 4 के बाद देखिएगा ये त्रिभुज नंबर 5 और ये त्रिभुज नंबर 6। इन दोनों को मिलाकर बनने वाला 7 के बाद ध्यान दीजिएगा ये एक बड़ा त्रिभुज 8, ये एक बड़ा त्रिभुज 9 और एक सबसे बड़ा त्रिभुज 10। 18 और 10 28 और 28 का डबल हम करके आंसर दे देते हैं 56। लेकिन दोस्तों आंसर 56 नहीं कहा जाएगा।
अब हम बात करते हैं वो त्रिभुज जो गिनने में गलती होती है, जो हम नहीं गिन पाते। वो दो त्रिभुज कौन से हैं जिसके कारण इस प्रश्न का आंसर गलत आ रहा है? देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना। जो त्रिभुज मैं इधर रेड मार्कर से लिखने जा रहा हूं, ये एक त्रिभुज ऐसा है जो हमने काउंट नहीं किया, और ऐसा त्रिभुज इधर होने के साथ साथ इधर भी नजर आएगा। तो कितने त्रिभुज बढ़ चुके हैं यहां पे? 28, और दो और त्रिभुज अगर निकलकर सामने आए तो हुए 30। अगर ऊपर की आकृति में 30 त्रिभुज हैं तो नीचे की आकृति में भी 30 त्रिभुज, और कुल त्रिभुजों की संख्या कही जाएगी 60। तो दी गई आकृति में पहली आकृति में त्रिभुज थे 10 और दूसरी आकृति में बनने वाले कुल त्रिभुज थे 60। इसका परफेक्ट आंसर था 10 और 60। और जिन स्टूडेंट्स ने इसका आंसर फाइंड लेट किया है, मैंने जब तक इसके कमेंट्स चेक किए तब तक कुछ ही स्टूडेंट्स के आंसर आए थे जिनका मैंने नाम लिया था भी, और जिन स्टूडेंट्स के आंसर बाद में आएंगे, अब चेक कीजिएगा, आंसर इसका 10 और इसका 56 होना चाहिएगा, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स के नाम क्लास में लेना पॉसिबल नहीं है। आइए नए कुछ प्रश्न करते हैं त्रिभुजों पर आधारित कि किस तरह से त्रिभुजों के और प्रश्न बनाए जा सकते हैं। मैं कुछ आकृतियां बोर्ड पे बनाने जा रहा हूं जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से त्रिभुजों के और प्रश्न बनाए जा सकते हैं। देखिए, मान लीजिए एक आकृति हमारे को दी गई है, जैसे मैंने एक त्रिभुज बना रहा हूं। एक सीधे त्रिभुज के अंदर अगर एक उल्टा त्रिभुज बना दिया गया, फिर इसके अंदर एक सीधा त्रिभुज बना दिया गया, फिर इसके अंदर एक उल्टा त्रिभुज बना दिया गया, और फिर से इसके अंदर एक सीधा त्रिभुज बना दिया गया। और अगर अब आपसे पूछ लिया जाए कि अब इस दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, तो इसमें क्या होगा? देखिएगा, आप सबसे पहले यूं देखिए कि इसमें बेसिक आकृति में कितने त्रिभुज है। पहले एक बड़ा त्रिभुज नजर आया, त्रिभुज नंबर 1, फिर एक उल्टा त्रिभुज, त्रिभुज नंबर 2, फिर एक सीधा 3, फिर एक उल्टा, फिर एक सीधा 5। यानी कि कुल मेरे पास बेसिक 5 त्रिभुज नजर आ रहे हैं। एक सीधा त्रिभुज, एक उल्टा त्रिभुज, फिर एक सीधा, फिर एक उल्टा, फिर एक सीधा। मेरे पास बेसिक 5 त्रिभुज नजर आ रहे हैं। कंडीशन की बात हो रही है जब एक त्रिभुज के अंदर और त्रिभुज बनते हुए नजर आएंगे तो क्या होगा? आप इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखिएगा, काउंट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कभी भी। 4n-3, एक छोटा सा फॉर्मूला है 4n-3। n का मतलब है कि बेसिकली हमें कितने ट्रायंगल्स नजर आ रहे हैं? 1, 2, 3, 4 और 5। तो n की वैल्यू कितनी रखी जाएगी? 5। n की वैल्यू अगर मैं 5 रखता हूं, 4 गुना 5 20 माइनस 3 17। तो दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी कही जाएगी? 17 कही जाएगी। लेकिन कई बार वो हमें कंफ्यूज करने के लिए इस प्रश्न को थोड़ा सा बढ़ा देता है। इतना सा चेंज किया जा सकता है। तो अब इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? कितने त्रिभुज बढ़ गए हैं? यहां जो एक बड़ा त्रिभुज था इसके 2 पार्ट कर दिए गए, यहां एक बड़े त्रिभुज के 2 पार्ट कर दिए गए, यहां एक बड़े त्रिभुज के 2 पार्ट कर दिए गए। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 त्रिभुज और बढ़कर मेरा उत्तर क्या लिखा जाएगा? 17 + 6 यानी कि 23। तो ये कुछ ट्रायंगल्स के क्वेश्चन थे, त्रिभुजों के प्रश्न थे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं ट्रायंगल्स के एक लास्ट प्रश्न की, जिसमें आकृति कुछ ऐसी नजर आती है। ध्यान दीजिएगा, और लोगों को काफी प्रॉब्लम आती है इस प्रकार के क्वेश्चन में ट्रायंगल्स को काउंट करने पे कि किस तरह से इसमें त्रिभुजों की गणना की जा सकती है। तो एक बहुत ही आसान सा मेथड बता रहा हूं आपको इसमें त्रिभुजों की गणना करने का। जैसे ये प्रश्न है, इसमें यह आकृति 3 जगह पे कट कर रही है, यहां भी 3 जगह पे कट किया जा रहा है, और यहां पे भी 3 जगह पे कट किया जा रहा है। तो अगर इस तरह का कोई प्रश्न आपको नजर आता है तो किस तरह से मैं इसका आंसर फाइंड कर सकता हूं? ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान सा तरीका है। आप इस तरफ नंबरिंग कीजिएगा, 1, 2, 3, 4। राइट साइड के कितने फैक्टर आपको नजर आ रहे हैं? मैंने उसकी नंबरिंग कर दी है, 1, 2, 3 और 4। नंबरिंग करने के बाद हम इन नंबरिंग को आपस में जोड़ते हुए जाएंगे। सबसे पहले नंबरिंग थी 1, फिर 1 और 2 को जोड़ दीजिए 3, फिर 1, 2 और 3 को जोड़ दीजिए 6, फिर 1, 2, 3 और 4 को आपस में जोड़ दीजिए 10। देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले नंबरिंग की 1, 2, 3 और 4। नंबरिंग करने के बाद मैंने क्या कर दिया, पहले 1 लिखा, 1 और 2 को जोड़कर 3 लिख दिया, 1, 2 और 3 को जोड़कर 6 लिख दिया, 1, 2, 3 और 4 को जोड़कर 10 लिख दिया। जब इनको जोड़ा गया तो प्राप्त हुआ 20। इसके बाद क्या करते हैं, जो ये संख्याएं आपने लिखी हैं नीचे से एक संख्या छोड़ते हुए, ये छोड़ दीजिए 6, फिर एक संख्या छोड़ते हुए 1, इनको और इसमें जोड़ दीजिए। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने कहे जाएंगे? 27 कहे जाएंगे। दोबारा देखिएगा, मैंने 4 तक नंबरिंग की, 4 तक नंबरिंग करने के बाद पहले मैंने 1 लिखा,
फिर 1 और 2 को जोड़कर 3 लिखा, 1 2 और 3 को जोड़कर 6 लिखा गया, 1 2 3 4 को जोड़कर 10 लिखा गया। इनको जोड़ा तो प्राप्त हुआ 20। 20 में मैंने क्या जोड़ा, नीचे से एक संख्या छोड़ते हुए जोड़ेंगे। पहली संख्या छोड़ दीजिए 6, फिर एक संख्या छोड़ दीजिए 1, तो 6 और 1 7, इसमें 7 और जोड़ दिया गया। लेकिन अगर मान लीजिए यह प्रश्न थोड़ा और बढ़ जाता तो क्या होता और इसका आंसर क्या आता, मैं इसकी बात करने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अगर प्रश्न ऐसा हो जाए तो यहां मेरे पास फैक्टर कितने हो गए हैं, 5 तक। अब अगर मैं इनको आपस में जोड़ता हूं, पहले 1, 1 + 2 3, 1 2 और 3 का योग 6, 1 2 3 और 4 का योग 10, 1 2 3 4 5 का योग 15। अब अगर मैं इनको आपस में जोड़ता हूं, क्या नजर आएगा, 15। पहले यहां तक का योग हमारे पास 20 था, 20 + 15 बढ़ गया है 35 हो चुका है। इसके बाद आपको बताया गया था कि नीचे से एक संख्या छोड़ते हुए, नीचे से एक संख्या छोड़ा 10, एक संख्या छोड़ी 3, अब 10 और 3 को इसमें जोड़ा जाएगा 48। तो इस दी गई आकृति में तो अगर त्रिभुजों की संख्या पूछी जाए तो कितने हो जाएंगे, 48। काफी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार ये प्रश्न रिपीट होता है, तो ध्यान दीजिएगा किस तरह से इस प्रश्न का आंसर फाइंड किया जा सकता है। ये हमारे ट्रायंगल के लास्ट के क्वेश्चंस थे। आइए इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कुछ स्क्वायर्स के और रेक्टेंगल के क्वेश्चंस। हमारा काउंटिंग फिगर्स का जो सबसे बड़ा पार्ट होता है वो पार्ट होता है ट्रायंगल्स का। इसके बाद अगर स्क्वायर्स की और रेक्टेंगल्स की बात की जाए तो रेक्टेंगल्स और स्क्वायर्स के क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस रहते हैं, लेकिन अगर ट्रायंगल्स के कंपेयर किए जाए तो चांसेस इसके काफी कम रहते हैं। अब मैं बात करने जा रहा हूं नंबर ऑफ स्क्वायर्स की, कि अगर आपको कोई भी फिगर ड्रॉ करके दिया गया है और आपसे पूछा जाए कि दी गई आकृति में वर्गों की संख्या क्या है तो क्या होने जा रहा है, किस तरह से इसको ड्रॉ करेंगे। देखिए पहली आकृति अगर मैंने यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, जैसे नंबर 1, नंबर 2, फर्क बताने वाला हूं मैं इनमें आपस में कि क्या फर्क है। नंबर 3, अब देखिए इनमें फर्क क्या नजर आ रहा है। यहां त्रिभुज अगर वर्गों की बात की जाए 1 2 और 1 2, दोनों तरफ 2 2 थे, यहां दोनों तरफ 3 3 और यहां दोनों तरफ 4 4, सिर्फ इतना सा फर्क है। लेकिन टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है ये, इस प्रकार के प्रश्न का मतलब हमारा यह है कि जब कभी दोनों तरफ वर्गों की संख्या एक समान हो, इस तरफ भी 2 नजर आ रहे हैं, इस तरफ भी 2 नजर आ रहे हैं, इस तरफ 3 है, इस तरफ भी 3 है, इस तरफ 4 है और इस तरफ भी 4 है, जब कभी वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरफ आपको वर्गों की संख्या एक से नजर आए तो क्या किया जाएगा, इस कंडीशन में कभी भी इनको आपको गिनने की जरूरत नहीं होती। जैसे मैंने नंबरिंग की, ये नंबरिंग 2 तक हुई है, ये नंबरिंग 3 तक हुई और ये नंबरिंग 4 तक हुई। नंबरिंग करने के बाद आप क्या कीजिए, जो नंबरिंग की गई उनका स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, इनका योग 5। तो दी गई आकृति में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने कहे जाएंगे, 5। इस पे आइएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इनका योग 14। तो इस दी गई आकृति में नंबर ऑफ स्क्वायर्स की अगर बात की जाए कितने होंगे, 14। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। इनको जोड़ा जाए तो क्या होगा, नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने आने वाले हैं, 30 आने वाले हैं। तो ये इनको गिनने का सबसे आसान तरीका है। यहां एक काम और किया जा सकता है, आप यूं मान लीजिए कि यहां नंबरिंग जैसे 4 तक हुई, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, और मान लीजिए मैंने क्या किया, लास्ट की संख्याओं को मैं गुना करते हुए जाता हूं। यहां लास्ट की संख्या 4 है और यहां पे भी लास्ट की संख्या 4 है, 4 गुना 4 लिख दिया, 16। उसके बाद क्या किया जाता है, दोनों तरफ की संख्याओं को एक एक कम करते हुए चलिए, इसमें से भी एक कम, इसमें से भी एक कम, 3 गुना 3 9, दोनों में से एक एक फिर से कम करो, तब तक कम करते हुए जाए जब तक ये संख्या, कोई भी संख्या दोनों में से एक ना बन जाए, फिर एक एक कम, इनका योग 30। तो आप यहां तो नंबरिंग करके डायरेक्ट स्क्वायर कर सकते हैं, या फिर जो भी लास्ट की 2 संख्याओं को आपने मल्टीप्लाई किया उसके बाद इनमें से एक एक कम करते हुए जाएंगे, उनको आपस में मल्टीप्लाई करते जाएंगे, हमें क्वेश्चन का आंसर प्राप्त हो जाएगा। लेकिन कई बार यह आपको कंफ्यूज करने के लिए प्रश्न मान लीजिए चेंज कर देता है। इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स पूछ लिए जाते हैं कि अब दी गई आकृति में वर्गों की संख्या क्या होगी। इस तरह का अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, ये सब वर्ग हैं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा बनाने में प्रॉब्लम हुई है। ये सारे के सारे अगर वर्ग होते और इसमें आपसे पूछा जाता कि दी गई आकृति में वर्गों की संख्या क्या है, जो आपको ये पैटर्न मैंने बताया बस यही फॉलो करना है। नंबरिंग कीजिएगा 1 2 3 और इस तरफ नंबरिंग
टाइप ऑफ क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। यहां दोनों तरफ वर्गों की संख्या एक समान थी, जबकि यहां पर दोनों तरफ वर्गों की संख्या एक समान नहीं है, वर्गों की संख्या में चेंज हो चुका है। तो अब क्या होगा, मैं इसकी बात करने जा रहा हूं। करने का तरीका वही, दोनों तरफ की लास्ट संख्याओं को मल्टीप्लाई करो, 6 गुना 3 18। इसके बाद दोनों तरफ की संख्याओं को एक एक कम कर दो, इसमें से एक कम करो 5, इसमें से एक कम करो 2, इसमें से एक कम 4, इसमें से एक कम 1, इनका योग। अब मैं कम नहीं कर सकता क्योंकि इसको कम करूंगा तो 0 बन जाएगा। तब तक सॉल्व करना है जब तक कोई भी एक संख्या 1 प्राप्त ना हो जाए। जैसे 3 में से एक कम किया 2 में से एक कम किया 1। अब अगर आगे सॉल्व करूंगा तो ये संख्या तो 0 बन जाएगी। तो बस यही करना है, आप दोनों तरफ की लास्ट संख्याओं को गुना कीजिएगा। गुना करने के बाद दोनों तरफ की संख्याओं में से एक एक कम कीजिए। 6 गुना 3 किया, 6 में से एक कम, 3 में से एक कम, 5 में से एक कम, 2 में से एक कम, और इनको आपस में जोड़ दिया। तो दी गई आकृति में अगर वर्गों की संख्या पूछी जाए तो क्या कही जाएगी? वर्गों की संख्या इसमें 18 और 10 28 और 3 32 कहा जाएगा। तो दी गई आकृति में वर्ग कितने हैं? 32। तो वर्गों पर आधारित प्रश्न यही ज्यादा पूछे जा सकते हैं। दोनों तरफ वर्गों की संख्या एक समान होगी, या फिर अगर दोनों तरफ वर्गों की संख्या एक समान ना हो तो क्या किया जा सकता है। आइए वर्गों का एक प्रश्न और सॉल्व करते हैं कि किस तरह से इसके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं एक प्रश्न और ड्रॉ करने जा रहा हूं बोर्ड पे कि अगर इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो उसको मैं किस तरह से सॉल्व कर सकता हूं। देखिए बोर्ड पे एक प्रश्न नजर आ रहा है आपको। अगर यह आकृति देने के बाद यहां कुछ इस प्रकार की आकृति नजर आ जाए तो अब क्या कहा जाएगा कि इसमें वर्गों की संख्या क्या होगी। देखिए 1 2, टफ नहीं है ये भी, कोई करने का तरीका वही है। जो हमारे पास एक आकृति थी, इसमें जो वर्गों की संख्या पूछी गई थी, मैंने दोनों तरफ नंबरिंग की, दोनों तरफ वर्गों की संख्या एक समान है तो स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, और इसमें कितने आए थे? 5। यहां पे भी यही हो रहा है। पहला वर्ग के अंदर 2 लाइनें खींच दी गई, दूसरे वर्ग के अंदर 2 लाइनें खींच दी गई, और यहां पे एक बड़े वर्ग के अंदर 2 लाइनें खींच दी गई। ऐसे मेरे पास कितने वर्ग प्राप्त हो गए? 3 वर्ग प्राप्त हो गए जिसके अंदर लाइनें खींच दी गई हैं। अगर एक वर्ग होता तो 5, 2 वर्ग होते तो 10, और 3 वर्ग हैं तो 15। तो इसमें वर्गों की संख्या क्या कही जाएगी? 15। नंबर ऑफ स्क्वायर 15। तो इस तरह से ये वर्गों के प्रश्न आपसे बनाए जा सकते हैं। सबसे बड़ा कंसेप्ट इसमें ट्रायंगल्स का है। ट्रायंगल्स के बाद के कंसेप्ट कोई इतने बड़े नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। करने का तरीका क्या रहेगा? बस ध्यान दीजिएगा, जब भी कभी वर्गों की बात की जाए तो वर्गों की संख्या एक समान हो सकती है। अगर वर्गों की संख्या एक समान नहीं है तो एक तरफ के वर्ग ज्यादा होंगे और एक तरफ के वर्ग कम होंगे, तो आप उनकी अंतिम संख्याओं को मल्टीप्लाई करके उसके बाद एक एक कम करते हुए उन वर्गों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए, वर्गों का कंसेप्ट बहुत छोटा है। अब वर्गों के बाद अगर मैं बात करता हूं रेक्टेंगल्स की, कि अगर आयतों की बात की जाए तो आयत के प्रश्न किस तरह से हल किए जा सकते हैं। देखिएगा, अगर आयत की बात की जाए यानी कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स की, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, आयत की बात हो रही है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, वर्ग भी एक आयत होता है। आयत का मतलब क्या है? ये एक आयत है, आमने सामने की जो साइड्स इक्वल होंगी एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री, हर एक कोण 90 डिग्री का होगा। ध्यान रखना, वर्ग भी एक आयत होता है। आयत वर्ग नहीं होता है क्योंकि वर्ग में सारी की सारी भुजाएं बराबर ली जाती हैं। तो वर्ग में अगर सारी भुजाएं बराबर है तो हम ये भी कह सकते हैं कि आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। तो वर्ग को एक आयत कहा जा सकता है, आयत को वर्ग नहीं कहा जा सकता है। तो अब देखिएगा इस प्रकार के प्रश्नों में क्या पूछा जा सकता है। देखिए, मान लीजिए मैं एक आकृति ड्रॉ कर रहा हूं यहां पे, और इसमें मैं कह देता हूं कि दी गई आकृति में आयत कितने होंगे। तो ये मत सोचिएगा 1 2 और 3 तक नंबरिंग हुई तो इसमें 3 ही आयत होंगे, नहीं। आपको याद होगा ट्रायंगल का एक कंसेप्ट था कि जब एक ट्रायंगल के अंदर कुछ लाइनें खींच दी जाए तो मैं क्या करता था, 1 2 3 नंबरिंग लगाने के बाद नंबरिंग को आपस में जोड़ देता था। कुछ यही कंसेप्ट यहां पे काम आने वाला है। क्यों काम आने वाला है? देखिए, 3 तो ये मेरे पास आयत हो चुके हैं। पहला आयत ये, दूसरा ये और तीसरा ये। रेक्टेंगल्स की बात की जाए तो 3 तो ये हो चुके हैं।
इसके बाद क्या पहले और दूसरे को मिलाकर एक आयत बनेगा? क्या दूसरे और तीसरे को मिलाकर भी एक रेक्टेंगल बनेगा? दो रेक्टेंगल्स को मिलाकर एक बड़ा रेक्टेंगल बनना पॉसिबल है 2 बार। अब क्या इन तीनों को मिलाकर रेक्टेंगल बनेगा? ऐसा कितनी बार होगा? 1 बार। तो 3 और 1 4, 5 और 6, या यूं कह लीजिए आपने जो नंबरिंग की उस नंबरिंग को आपस में जोड़ दीजिए, 1 + 2 + 3, यानी कि इसमें नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने कहे जाएंगे? 10 कहे जा सकते हैं। यह आकृति बढ़ा भी सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मान लीजिए आकृति में थोड़ी बड़ी कर देता और आकृति में कुछ ऐसी बना देता, ऐसी आकृति बना देता। अब नंबरिंग कहां तक होगी? 5 तक। नंबरिंग 5 तक होने जा रही है। अब 5 तक की संख्याओं को जोड़ दो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। तो इसमें क्या होने जा रहा है? 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 और 5 15। तो इसमें नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने कहे जाएंगे कि इस दी गई आकृति में अगर आयत यानी कि रेक्टेंगल्स गिनने पड़े तो इसमें रेक्टेंगल्स कहे जाएंगे 15। लेकिन दोस्तों आपसे एग्जाम में इतना आसान प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। पूछेगा रेक्टेंगल्स की ही बात, लेकिन प्रश्न को बदल दिया जाएगा। किस तरह से बदल दिया जाएगा ध्यान दीजिएगा। बोर्ड में किस तरह से प्रश्न को थोड़ा सा बढ़ा के लिख रहा हूं, और अगर प्रश्न बढ़ा दिया जाए तो इस कंडीशन में क्या किया जा सकता है, देखिएगा। अब इसमें अगर रेक्टेंगल्स की बात की जाए तो क्या होगा? 1 2 3 4, और यहां पर नंबरिंग 2 तक। इस तरफ नंबरिंग 4 तक हो चुकी है, जबकि अगर नीचे की ओर नंबरिंग करें तो सिर्फ 2 तक हो चुकी है। या फिर आप एक बात देखिएगा, 1 और 2 नंबरिंग हुई 2 तक। इन दोनों को जोड़ा तो 3। इसमें नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने आते? 3। और अगर इसके बीच में एक लाइन खींच देता तो आप कहते कि अब इसके 2 भागों में ये डिवाइड हो चुका है। 2 भागों में डिवाइड हो गया तो जैसे रेक्टेंगल वाले में, सॉरी ट्रायंगल्स वाले में हम क्या किया करते थे, जितने भाग में डिवाइड हो जाता तो उससे मल्टीप्लाई करके आंसर दे देते थे। लेकिन यहां ऐसा नहीं किया जाएगा। यहां आप दोनों तरफ नंबरिंग लगाएंगे। यहां नंबरिंग हुई 1 और 2, यहां पर नंबरिंग हुई 1 और 2। दोनों तरफ की नंबरिंग लगाने के बाद उनको जोड़ा जाएगा। 1 और 2 का योग 3, 1 और 2 का योग 3। जो योग प्राप्त हो उनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। 3 × 3 9। जैसे इस प्रश्न की अगर बात की जाए, यहां नंबरिंग हुई है 1 2 3 और 4 तक। 1 + 2 + 3 + 4 जोड़िएगा 10, और 1 + 2 इनका योग 3। अब इन संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा मैं, क्या कहा जाएगा? 30। तो इसमें दी गई आकृति में अगर आयत यानी कि रेक्टेंगल्स पूछे जाए तो मैं क्या कहूंगा? 30 कह दिया जाएगा। दोनों तरफ की नंबरिंग को जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी उसको जोड़ा जाएगा। 1 + 2 + 3 + 4 प्राप्त हुआ 10। 1 + 2 प्राप्त हुआ 3, 10 × 3 प्राप्त हुआ 30। तो जब भी कभी रेक्टेंगल्स की बात होगी हमें यह ध्यान रखना है, संख्याओं को जोड़ने के बाद ऐसा किया जाएगा। अब यह समझिएगा कि ऐसा किया क्यों जाता है। देखिएगा इसका कारण क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है। 1 + 2 + 3 + 4, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ ऊपर की आकृति की बात करता हूं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये रेक्टेंगल नजर आ रहे हैं। 4 सिंगल, इन दोनों को मिलाया मैंने, इन दोनों को मिलाया मैंने, इन दोनों को मिलाया, पहले और दूसरे को मिलाया, दूसरे और तीसरे को मिलाया, तीसरे और चौथे को मिलाया। यानी कि अगर 2 ट्रायंगल्स को जोड़ा जाए, 2 रेक्टेंगल्स को जोड़ा जाए तो कितनी बार हुआ ऐसा? 3। अगर 3 को जोड़ा जाए तो 1 2, और अगर चारों को जोड़ा जाए 1 + 2 + 3 + 4, ऐसा कितनी बार हुआ? 1। इनका योग 10। अगर ऊपर वाली आकृति में 10 हैं, नीचे की आकृति में भी 10 होंगे। अब इसको छोड़िए एक बार, एक मैं काउंट कर चुका हूं। अब देखिए पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 तो ये हो चुके हैं। 4 के बाद पहले और दूसरे को मिलाकर एक बनेगा, दूसरे और तीसरे को मिलाकर एक बनेगा, तीसरे और चौथे को मिलाकर एक बनेगा। अगर 2 रेक्टेंगल्स को जोड़ता हूं तो कितनी बार हो रहा है? 3 बार। अब अगर मैं 3 रेक्टेंगल्स को जोड़ता हूं, 1 2 और 3, फिर 2 3 और 4, कितनी बार हुआ? 3 बार। 1 2 3 और 4, चारों को मिलाकर 1, कितने आए? 10। तो 10 ऊपर वाली आकृति में थे, 10 ही नीचे वाली आकृति में है, तो कितने हो चुके हैं? 20। लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं है कि इसका उत्तर 20 आ रहा है। क्यों नहीं आ सकता 20? अब मैं उसकी बात करने जा रहा हूं। अब मान लीजिए यहां पर यह बीच वाली लाइन ना होती तो बड़े ट्रायंगल्स भी तो नजर आते हैं, बड़े रेक्टेंगल्स भी तो नजर आते हैं। 1 2
3 और 4, नंबरिंग कहां तक होती? 4 तक, जो हम पहले बात कर चुके हैं। 1 2 3 और 4। अब जिस तरह से मैं यहां पे पहले एक प्रश्न करवाया गया था आपको, अगर इनको जोड़ता हूं तो 1 + 2 + 3 + 4 कितना होने वाला है? 10। तो अगर बीच में लाइन खींच दी मैंने तो 10 ऊपर की ओर 10 नीचे की ओर, अगर ये लाइन ना खींची जाती तो 10 बड़े वाले भी तो होते। तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने कहे जाएंगे? 30 कहे जाएंगे। या एक सिंपल सा कंसेप्ट हमें याद रखना है कि जब भी कभी आपको एक रेक्टेंगल के अंदर कोई भी लाइन खींच के दे दी जाए तो हम दोनों तरफ की नंबरिंग करेंगे। दोनों तरफ की नंबरिंग करने के बाद उनको जोड़ा जाएगा। 1 + 2 + 3 6, 1 + 2 3, और फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। 6 × 3 18। तो इसमें अगर रेक्टेंगल्स की बात की जाए तो रेक्टेंगल्स की संख्या कितनी होगी? इतने आयतों की संख्या कितनी होगी? 18 कही जाएगी। मान लीजिए काफी बड़ा प्रश्न आ जाता है, प्रश्न रेक्टेंगल का ही है, लेकिन अगर थोड़ी बड़ी आकृति बनाकर दे दी जाती है इसी प्रकार की, तो क्या होगा? एक आकृति ड्रॉ करने जा रहा हूं मैं, इसी पर आधारित है, लेकिन अगर आकृति थोड़ी सी बड़ी हो जाए, क्या कोई फर्क पड़ने वाला है? इस तरह से आ जाए। देखने में थोड़ा अलग लग रहा है, देखने में थोड़ा टफ लग रहा है कि इसमें रेक्टेंगल्स को कैसे काउंट करें, प्रश्न थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। नंबरिंग 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, यही करना पड़ेगा हमें। 1 + 2 + 3 + 4 10, 1 + 2 + 3 + 4 10। दोनों तरफ की संख्याओं का योग 10 प्राप्त हुआ। इस प्रकार से भी 10 प्राप्त हो रहा है योग, और इस प्रकार से भी 10 प्राप्त हो रहा है योग। 10 × 10 100। तो अगर इसमें आयत पूछे जाए तो हम कितने कहेंगे? आयत की संख्या होगी 100, क्योंकि दोनों तरफ की संख्याओं का योग मुझे कितना प्राप्त हो रहा है? 10 और 10 प्राप्त हो रहा है। अब देखते हैं कि जो क्वेश्चन हमने स्क्वायर में किए थे, वर्गों के किए थे, वही प्रश्न कई बार आयत के रूप में पूछ लिए जाते हैं। वही प्रश्न आयत के रूप में पूछने का मतलब क्या है, किस तरह से पूछ लिए जाते हैं, अब ध्यान दीजिएगा। हमने एक प्रश्न किए थे, जब दोनों तरफ वर्गों की संख्या एक समान हो। मैं एक क्वेश्चन यहां पे ड्रॉ करने जा रहा हूं। यह क्वेश्चन है, वर्गों की कंडीशन काफी आसान थी। नंबर दोनों तरफ एक से हैं, तो मैंने स्क्वायर कर दिया था। 1 का वर्ग, अगर मैं वर्गों की बात करता, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो मेरा उत्तर 55 आ जाता। लेकिन यहां इसने मेरे से पूछ लिया गया कि आयत कितने हैं, और अगर आयत, इसमें टोटल आयत पूछे गए हैं, अगर टोटल आयत पूछे गए हैं तो हम दोनों तरफ नंबरिंग लगाने के बाद उसको जोड़ेंगे भी। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 15, क्योंकि वर्ग भी एक आयत कहलाता है। 1 + 2 + 3 + 4 + 5। अब 15 को 15 से अगर मैं गुना करता हूं तो इसमें टोटल आयत कितने कहलाएंगे? 225 कहलाएंगे, क्योंकि वर्ग भी एक क्या कहलाता है? आयत कहलाता है। तो आपको एग्जाम में 225 ऑप्शन दिखाई दे सकता है अगर उसने कह दिया कि दी गई आकृति में आयत कितने हैं, यदि वर्ग भी एक आयत है। अगर उसने लिख के नहीं दिया कि वर्ग भी एक आयत है, तो डायरेक्ट आपको अगर 225 ऑप्शन मिलता है तो आपसे पूछना क्या चाहता है कि वर्ग को भी एक आयत के रूप में वो काउंट करना चाहता है। लेकिन अगर प्रश्न बदल दिया जाए, आकृति आपके सामने यही है और मैं प्रश्न थोड़ा सा बदल देता हूं, किस तरह से बदला जाता है देखिएगा। मान लीजिए मैं कह देता हूं कि दी गई आकृति में केवल आयत कितने हैं। फर्क है, मैंने लिखा कि दी गई आकृति में आयत कितने हैं और दी गई आकृति में केवल आयत कितने हैं, दोनों प्रश्नों में फर्क है। आयत पूछे गए डायरेक्ट तो मतलब कि वर्ग को भी एक आयत गिनना चाहता है, और अगर कह दिया कि केवल आयत कितने हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल्स को काउंट करना चाहता है, इसमें कहीं भी स्क्वायर्स को गिनना नहीं चाहता है। तो अब क्या होगा? करने का तरीका वही रहने वाला है हमारा। अगर वर्गों के साथ आयत गिने जाएं तो कितने होते हैं? 225, जो हम काउंट कर चुके हैं। वर्गों के साथ कितने हैं? 225। लेकिन अगर केवल आयत गिने जाए तो क्या होगा? वर्गों के साथ जो आयत उसमें से वर्गों की संख्या माइनस कर देता हूं मैं, और इस आकृति में वर्गों की संख्या कितनी थी? 55। मैंने अभी काउंट की थी, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, और जब इनको जोड़ा तो क्या आया था? 55। तो अगर केवल आयत की बात की जाए
तो वर्गों सहित आयत माइनस वर्ग, इनका डिफरेंस मिलकर ही मेरे पास क्या बन जाएगा, केवल आयत। और क्या कहा जाएगा, 170। तो यह तरीका है, आपको प्रश्न ध्यान से पढ़ना है कि आपसे पूछा क्या गया है, आयत की संख्या पूछी है या केवल आयत की संख्या पूछी है, इस पे ध्यान दीजिएगा। और आयत का एक प्रश्न काफी बार रिपीट होने वाला जो प्रश्न है, अब उस पे ध्यान दीजिएगा। बहुत बार वो प्रश्न एग्जाम में रिपीट हुआ है, बहुत से एग्जाम में बार बार पूछा गया प्रश्न है वो। कई एग्जाम्स में अगर आप देखेंगे पीसीएस के एग्जाम तो बहुत बार आपको दिखाई देगा, कोई और कंपटीशन एग्जाम देखेंगे तो काफी बार पूछा गया एक प्रश्न है, इस तरह से वो प्रश्न दिखाई देता है। ऐसा एक प्रश्न दिखाई दिया करता है और इसमें पूछा जाता है कि इसमें आयत कितने होंगे, रेक्टेंगल्स कितने होंगे। करने का तरीका देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तो सिंगल हो चुके हैं। अब इस 8 के बाद मैं कौन कौन से रेक्टेंगल्स इसमें काउंट कर सकता हूं, उस पर ध्यान दीजिएगा। बड़ा ऊपर की ओर 9, ऐसा ही नीचे की ओर 10। इस 10 के बाद देखिएगा नीचे की ओर 11 12, ऊपरी ओर एक बड़ा 13 14, ये पूरा 15 और ये पूरा 16। तो इसमें आयत कितने कहे जाएंगे, 16। लेकिन ये केवल आयत है, मैंने इस आकृति को काउंट नहीं किया, मैंने इस आकृति को काउंट नहीं किया। अब यह प्रश्न डिपेंड करता है कि आपको दिए गए प्रश्न में ऑप्शन क्या दिए गए हैं। मान लीजिए आपको ऑप्शन आ जाता है 16 आ जाता है, 18 आ जाता है, 20 आ जाता है, 17 आ जाता है। तो देखिए जब हमने केवल आयत गिने तो कितने थे, 16 थे। अब अगर मैं वर्ग को भी एक आयत गिनता तो क्या होने जा रहा था, 1 2 3 और ये 4 के बाद एक सबसे बड़े वाला वर्ग, तो 4 और 1 5, कुल कितने हो जाएंगे, 21 होने वाले हैं। तो हमें यही ध्यान में रखना है कि अगर केवल आयत पूछे जाती तो मेरा उत्तर क्या आता, 16 आता। लेकिन अगर एग्जाम में 16 के साथ दोनों ऑप्शन एक साथ नजर नहीं आएंगे, अगर आपको 21 ऑप्शन नजर आए तो आपको उत्तर किसके साथ जाना पड़ेगा, 21 के साथ जाना पड़ेगा। या तो लिख के दे कि दी गई प्रश्न में केवल आयत कितने हैं, तब तो हम क्या कहेंगे, 16 कहेंगे। अगर उसने कह दिया कि दिए गए प्रश्न में आयत कितने हैं तो हम 21 कहेंगे। या फिर हमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि एग्जाम में ऑप्शन 16 दिया गया है या एग्जाम में ऑप्शन 21 दिया गया है। लेकिन अब तक ये प्रश्न जब भी पूछा गया है ये सिर्फ इन्हीं ऑप्शन के साथ पूछा गया है, यानी कि ये केवल और केवल आपसे आयत की गणना करवाना चाहता है। तो ये हमारा टॉपिक था काउंटिंग फिगर्स, आकृतियों की गणना, जिसमें सबसे बड़ा कंसेप्ट हमें नजर आया ट्रायंगल्स का। और ट्रायंगल्स में काफी प्रकार के प्रश्न हमने कवर किए। फिर हमने स्क्वायर्स के क्वेश्चन किए। स्क्वायर की अगर बात की जाए, वर्गों की बात की जाए, तो वो या तो एक समान होंगे या उनमें थोड़ा सा फर्क हो सकता है। दोनों तरफ 4 भी हो सकते हैं, एक तरफ 4 एक तरफ 6 एक तरफ 7 एक तरफ 8, कुछ भी पॉसिबल है। अगर रेक्टेंगल्स की बात की जाए तो रेक्टेंगल्स का कंसेप्ट ये था। अब इसमें एक लास्ट बात आपको मैं थोड़ी सी बताना चाहता हूं, रेक्टेंगल्स के क्वेश्चंस को ही ये कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए बदल देता है। कंसेप्ट यही है, पूछने का तरीका बदल देगा, एक ऐसी आकृति दे देगा और इसमें कह देता है कि दी गई आकृति में समांतर चतुर्भुज कितने हैं। पैरेललोग्राम्स की बात कर लेता है, ये कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आयत भी तो एक समांतर चतुर्भुज ही होता है। लास्ट कंसेप्ट है इस चैप्टर का अपना। सिर्फ कंफ्यूज करेगा आपको ये, अगर ये आकृति ऐसी होती हम आसानी से बता देते हैं कि क्या होने जा रहा है। यही आकृति से थोड़ी सी घुमा दी है, एक आयत को एक चतुर्भुज का रूप दे दिया गया, एक समांतर चतुर्भुज बना दिया गया, क्वाड्रिलेटरल्स बना दिया गया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 1 2 3 और 4 जोड़िएगा 10, इनको जोड़िएगा 3, इनका मल्टीप्लाई, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि आपसे आयत पूछे गए हैं, आपसे रेक्टेंगल्स पूछे गए हैं या आपसे पैरेललोग्राम्स यानी कि समांतर चतुर्भुज पूछ लिए गए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये था अपना चैप्टर काउंटिंग फिगर्स।
ध्यान से देखिएगा इस चैप्टर को। दो वीडियोस हमारी आई हैं, एक लास्ट क्लास में और आज की क्लास में। लास्ट क्लास में हमने ट्रायंगल्स के बारे में बात की थी और आज की क्लास में हमने स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स के बारे में बात की गई है। तो ट्रायंगल्स, स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स को ध्यान से देखिएगा, आपको अच्छे से क्लियर होगा कि काउंटिंग फिगर्स का अगर कोई प्रश्न आपको दिखाई देगा तो किस तरह से इसको काउंट किया जा सकता है। धन्यवाद।